वेलकम एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिना देर लगाए बिना कुछ और जाने हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड यानी जिनके पास होता है COOH फंक्शनल ग्रुप, यानी इस एनालोगस सीरीज का जो हिस्सा है। अब ये COOH फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके अंदर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड होता है और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन, और यहाँ से ये किसी आर ग्रुप से अटैच होता है। इस आर ग्रुप के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हैं। देखने पे फंक्शनल ग्रुप लगता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जैसे कि कार्बोनिल क्यों ना हो, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। लेकिन ना तो ये अकेला हाइड्रोक्सिल है, ना अकेला कार्बोनिल है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अब मैं इसकी डिटेल में क्यों जानना चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, वो डिसाइड करता है कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कैसी वो रिएक्शन देगा। तो सब चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट पे। और वो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कौन बताएगा, वो एटम्स बताएंगे, वो फंक्शनल ग्रुप बताएगा। तो हम अगर डिटेल में देखना चाहें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अंदर जो पोलैरिटी है किस तरफ होगी, कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन इस पे भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया, पोलैरिटी कैसे आई, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम देखते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से जहां जुड़ा हुआ हो, अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बराबर, तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बीच में रहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम इन बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स। बट अगर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अच्छे से खींचेगा, तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी एक एटम की तरफ जाएगी। जब एक एटम की तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की तरफ रहेगी। जब एक की तरफ रहेगी तो वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले में अपने आप ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी ये कब अराइज होता है, ये अराइज होता है तब जब एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। तो जहां तक बात है इंट्रोडक्शन की, तो सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बिना हम लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हमारे आसपास देखे जाने वाले बहुत सारे कंपाउंड हैं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं भाई। जैसे सबसे पहली बात मैं बात करूं, अगर इस आर की जगह पे क्या हो, एच हो, साथ साथ हम नोमेनक्लेचर भी पढ़ रहे हैं कि आर की जगह आ गया एच, COOH, तो इस एसिड को बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड। और ये जो फॉर्मिक एसिड है, पता है कहाँ होता है, जो चींटी हमें काटती है और हमें जो हल्का सा दर्द होता है, वो उस फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। यानी चींटियों में कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है। और ये फॉर्मिक नाम कहाँ से आया, जो आंट यानी कि चींटी है, उसको लैटिन में फोर्मा कहते हैं। तो फोर्मा यानी आंट से आने वाला एसिड फॉर्मिक एसिड इसका नाम है। तो वैसे ही अगर आपने मक्खन देखा हो, अगर घी खाया है, मक्खन खाया है, कच्चा घी जिसे हम बोलते हैं, तो वो अगर 2 या 3 दिन के लिए हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, तो उसके अंदर से एक हल्की सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो वो जो हल्की सी स्मेल है, उसके पीछे की वजह है क्या, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, हाँ ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है, ब्यूटायरिक एसिड, वैसे बुटायरम जो है, जो फैट है, उसको लैटिन में कहते हैं। ठीक है, तो जो बटर है उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटायरम। तो बटर से निकलने वाला एसिड क्या है, ब्यूटायरिक एसिड। और अगर उसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो वो है CH3CH2CH2COOH। और अगर आईयूपीएसी में नाम देखें, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, तो हम आईयूपीएसी में नाम कैसे देते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, और उसके साथ में जो लगा हुआ आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप छोटा है, एक ही एच है सिर्फ यहाँ पे, तो पूरी चेन जो है
चेन के अंदर हमें उस कार्बन को कंसीडर करना है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला है। तो हम इस कार्बन को कंसीडर करते हैं, कितने कार्बन की चेन बनी, एक कार्बन की चेन बनी। एक में क्या बोलते हैं, मिथ। क्या ये एल्कीन है, एल्काइन है, नहीं, तो ये एल्केन टाइप है, तो मिथ एन, और लास्ट में हमें क्या लगाना सफिक्स, ओइक एसिड। ये हम ओइक एसिड किस लिए यूज कर रहे हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके लिए हम डालते हैं ओइक एसिड, तो मिथ एन ओइक एसिड। वैसे ही जो ब्यूटायरिक एसिड है इसको मैं देखूं 1 2 3 एंड 4 कितने, 4 कार्बन की चेन है। 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूट, और क्या है, एल्केन टाइप है, ब्यूटेन ओइक एसिड, यानी ये क्या बन गया, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जब भी हम नोमेनक्लेचर लेंगे तो उस कार्बन को पहले कंसीडर करेंगे ही करेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, और उससे हम टोटल काउंट कर लेंगे टोटल कितने कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाला वही फॉर्मूला लगना है जो जनरली हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर वाला हिस्सा। लेकिन इसमें दो चीजें रह गई। पहली चीज क्या कि ये मैंने कंपाउंड डिस्कस किए हैं, दोनों के दोनों एलिफेटिक हैं, तो क्या एरोमेटिक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास दोनों तरह के जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। अब ये एलिफेटिक और एरोमेटिक को हम अगर डिस्टिंग्विश करें तो कैसे करें, देखो सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, इससे लगा होगा एक कार्बन। इफ दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, अगर कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिड है, तो ये वाला जो कार्बन जिससे अगला कार्बन लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो अगला कार्बन है, अगर हम लॉन्ग चेन की बात करें, इस तरीके से बात करें, तो ये कौन सा कार्बन है, रेफरेंस कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, रेफरेंस कार्बन। इस रेफरेंस कार्बन से जुड़ा हुआ पहला जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं अल्फा, अगले को बोलते हैं बीटा, अगले को बोलते हैं गैमा, फिर आएगा डेल्टा। इस तरीके से चलते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड के, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के अल्फा कार्बन को देखें और वो sp3 हाइब्रिड निकले, यानी कि वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, एक तरफ COOH लग गया, दूसरी तरफ H लग गया, या R लग गया, ये दोनों R लग गए, तीनों R लग गए, वट एवर बी द सिचुएशन, तो हम उसको बोलेंगे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर यही कार्बन जो COOH से लगा हुआ है, अगर ये किसी बेंजीन रिंग का हिस्सा है, यानी एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, तो हम बोलेंगे इसको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे जो था इसको क्या बोल रहे थे, मिथेनोइक एसिड। तो सिंपलेस्ट कौन सा है, मिथेनोइक एसिड, और एरोमेटिक के अंदर सिंपलेस्ट कौन सा है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ऑर्थो पे अगले ब्रोमीन लग गया तो ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, या फिर मेटा पे नाइट्रो लग गया तो ऑर्थो ब्रोमो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस तरीके से अलग अलग हमारे नाम हो सकते हैं किसी बेंजोइक एसिड का। तो ये हो गया हमारा पार्ट कि हम किस तरीके से इनकी IUPAC के अंदर नेमिंग करेंगे। अब अगली बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की किस पे डिपेंड करेंगी, देखो किसी भी कंपाउंड किस पे डिपेंड करती है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, एक तो है हमारा है फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा है हमारा R ग्रुप। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहने वाला है, COOH, और एक होने वाला है R ग्रुप। अब किसकी चलती है, मतलब देखो अगर हमारा एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड में चले फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है वो वाली प्रॉपर्टी मेजर प्रॉपर्टी रहेंगी कंपाउंड की। और अगर डोमिनेटिंग है आर ग्रुप तो चलेगी आर ग्रुप की भाई, फिर फंक्शनल ग्रुप वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम पड़ जाएंगी या उनमें फीकी पड़ जाएंगी आर ग्रुप के सामने। यानी सारा खेल किसका है कि आर ग्रुप बड़ा है या छोटा है। इफ आर ग्रुप जो है वो लेस देन 3 कार्बन, लेस देन 3 कार्बन वाला अगर आर ग्रुप है, यानी छोटी सी ही चेन है, तो क्या होगा कि ये वाला ग्रुप तो रह गया छोटा, और हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये इसकी पावर रह गई। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको पता ही क्या है, ये पोलर इन नेचर है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हमने बताया था क्या, पोलर इन नेचर है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर इन नेचर है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर इन नेचर है, तो ये ग्रुप है पोलर। और ये वाला ग्रुप है नॉन पोलर। अगर आर ग्रुप छोटा है तो पोलर जो है नेचर वो विन करेगी, पोलर नेचर विन करेगी। तो आपको पता है
कि सोल्युबिलिटी कैसे होती है, कि जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सोल्युबिलिटी काफी अच्छी है। आप और आपके दोस्त के अंदर, क्योंकि आपकी उसकी प्रॉपर्टी काफी मैच करती है, तभी तो आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए ना। आपकी आदतें मैच कर रही हैं तो आपकी दोस्ती हो गई। सेम चीज इन मॉलिक्यूल्स के साथ है। एक मॉलिक्यूल दूसरे सॉल्वेंट में, एक सोल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा, जब सोल्यूट की और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। तो यहाँ पे अगर सोल्यूट की जो प्रॉपर्टी है वो पोलर इन नेचर है, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जो हमारे छोटे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। विनेगर के अंदर होता है ना CH3COOH, यानी उस आर ग्रुप की जगह पे क्या लग गया, CH3 लग गया। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और आईयूपीएसी में इथेनोइक एसिड। तो मिथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है। इन सारों के अंदर क्योंकि आर ग्रुप बहुत बड़ा नहीं हुआ है, तो ये पोलर वाले के साथ ज्यादा अच्छा कोरिलेशन बनाते हैं। पोलर में डिसॉल्व हो सकते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा, इनकी वाटर में सोल्युबिलिटी घटेगी। वाटर में सोल्युबल होने का मेन रीजन क्या है, पोलैरिटी प्लस। ये जो OH ग्रुप है, ये क्या करता है, H बॉन्डिंग करता है। क्या करता है ये, H बॉन्डिंग करता है। अब जब ये H बॉन्डिंग करेगा तो वाटर में अपने आप सोल्यूबल हो जाएगा, वाटर में, अल्कोहल में सब में सोल्यूबल। जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तब पोलर वाला पार्ट है वो डोमिनेटिंग नहीं रहेगा, नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट करेगा। जब नॉन पोलर डोमिनेट करेगा तो नॉन पोलर सोलवेंट लाइक बेंजीन, एनहाइड्रीन, इनके अंदर वो जो कंपाउंड है वो सोल्यूबल होता रहेगा। एक और चीज है कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, RCOOH, ये दूसरे ऐसे ही कंपाउंड के साथ क्या कर सकता है, एच बॉन्डिंग कर सकता है। जब ये एच बॉन्डिंग करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसोसिएशन हो जाएगा, डाइमर बन जाएगा। अगर डाइमराइजेशन होता है तो आपको पता है जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल जब एसोसिएशन होगा, पहले मान लिया 10 पार्टिकल हैं, सारे सिंगल सिंगल हैं, लेकिन जब वो 10 पार्टिकल एसोसिएट होकर 5 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे भी बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। अगली बात आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास क्या है, पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है तो पोलर फोर्सेज। कोवलेंट कंपाउंड की वांडरवाल फोर्सेज जो हैं वो तो होती हैं वीक, लेकिन पोलर वाली फोर्सेज तो होती हैं स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये देखा जाए कि कोई एल्कोहल है और दूसरा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड है, अगर इन दो को कंपेयर किया जाए तो एल्कोहल वाले से कार्बोक्सिलिक एसिड 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होता है। क्यों होता है बॉईल 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, जो अल्कोहल्स हैं या फिनोल्स हैं उनमें जो है पोलैरिटी कम रहती है, जबकि RCOH ये पोलैरिटी काफी ज्यादा है। जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ज्यादा पोलर फोर्सेज, जितनी ज्यादा पोलर फोर्सेज उतनी ज्यादा मतलब डाइमराइजेशन भी हो गई, पोलर फोर्सेज भी ज्यादा है। तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉईल करने के लिए। और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है आपको पता ही है, the temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure। तो वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल एक दूसरे का पीछा छोड़ देंगे, एक दूसरे से अट्रैक्शन करना छोड़ देंगे। तो एक दूसरे से अट्रैक्शन कैसे छोड़ेंगे, जब हम एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। तो हम जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले हैं टेम्परेचर की फॉर्म में, तो हमें यहाँ पे ज्यादा करवानी पड़ेगी, यहाँ पे कम करवानी पड़ रही थी। क्यों, क्योंकि ROH टाइप के मॉलिक्यूल में इतनी ज्यादा पोलैरिटी नहीं थी कि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़े। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए हमें हीट भी ज्यादा करना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये थी हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।